अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इसके अलावा अहमद भाई के चैनल को भी आपने लाजमी सपोर्ट करना है, लाजमी सब्सक्राइब करना है। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ग्लोबल थिंकर के नाम से चैनल है। अहमद भाई बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, ख़ासकर स्टूडेंट्स के लिए। आजकल जो स्टडी करना चाहते हैं तुर्की में, उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रहे हैं आजकल। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो यही है कि जो यहाँ पे स्टडी करने आते हैं उनको क्या क्या चीज़ें अपने जहन में रखनी चाहिए, ख़ासकर वो वाले स्टूडेंट्स जो एरस्मस पे यहाँ से तुर्की से आगे यूरोप की तरफ मूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो अहमद भाई भी एरस्मस पे जा रहे हैं, तो आज के जितने भी सवाल जवाब होंगे ना, वो इसी से रिलेटेड होंगे। सबसे पहले तो अहमद भाई वेलकम दोबारा से। थैंक यू जनाब आदिल भाई, आपने दोबारा से जो है मुझे अपने चैनल पे दावत दी और मैं यहाँ पे हाज़िर हुआ हूँ। तो करिए, सवाल करिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। जी जी ज़रूर। तो अहमद भाई ये बताएं, पहले जब आप पाकिस्तान में थे, मतलब इस एक्सचेंज प्रोग्राम का आपको पहले से आइडिया था कि मैंने इतने साल जो है तुर्की में स्टडी करनी है, उसके बाद मैंने एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए जाना है, थोड़ा उसके बारे में बताएं ज़रा। आदिल भाई, मैं जब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से तुर्की आया था तो उस टाइम जब मैं मतलब आया ही था तो ये चीज़ें मेरे जहन में थी, मतलब कुछ ना कुछ पता था। हाँ, मुझे पता था कि ये एरस्मस प्रोग्राम है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको हासिल करते करते 4 साल लग गए। चलिए देखिए, सब्र का फल मीठा होता है, इसीलिए तो कहा जाता है, मिसाल बनी हुई है जैसे कि। तो अभी आपने मतलब कितना टाइम लगाया, मतलब टेस्ट वगैरह दिया, 4 साल पूरी स्टडी कंप्लीट की अपनी यूनिवर्सिटी की, क्या किया, थोड़ा उसके बीच का जो अपना दौरानिया स्टोरी की तरह बताएं। असल में आदिल भाई, मैं जब फर्स्ट टाइम आया हूँ तो फर्स्ट टाइम आपको पता फर्स्ट ईयर होता ही लैंग्वेज का है। ठीक है, वो एजुकेशन के अंदर कंसीडर नहीं होता। ठीक है, पहला नहीं होता। हाँ, उसको नहीं कंसीडर करते, उसको आप बिल्कुल अलग से रख दें। उसके बाद जब फर्स्ट ईयर मेरा स्टार्ट हुआ तो फर्स्ट ईयर के अंदर ही, मतलब जब फर्स्ट सेमेस्टर था तो मुझे दरमियान में पाकिस्तान जाना पड़ गया। ठीक है, अभी वो मेरा सेमेस्टर चल रहा था तो मुझे पाकिस्तान जाना पड़ गया, जिसकी वजह से वो मेरा सेमेस्टर जो है ना, वो मतलब ना उसमें 2-3 सप्लियाँ आ गई, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स कम हुए, ग्रेड कम हुए। जब ग्रेड कम हुए तो मैं इरस्मस के लिए अप्लाई नहीं कर सका, एलिजिबल नहीं हो सका। इसका भी एक क्राइटेरिया है। हाँ, इसका इरस्मस का एक क्राइटेरिया है जिस पे मैं पूरा नहीं उतरा, तो उसकी वजह से जो है वो मेरा फर्स्ट ईयर इस तरह ज़ाया हो गया। ठीक है, असल में इरस्मस का पहले मैं एक दफ़ा बता दूँ, तारुफ करवा दूँ। ठीक है, इरस्मस जो है ना, एक्सचेंज प्रोग्राम है। ठीक है, और ऐसा एक्सचेंज प्रोग्राम है जो सिर्फ़ और सिर्फ यूरोप के अंदर जितने कंट्रीज़ हैं, जो यूरोप एज आ जोग्राफिकली जो यूरोप है उसके अंदर जितने कंट्रीज़ हैं उनके दरमियान एक एक्सचेंज प्रोग्राम है। ठीक है, जिसके अंदर तुर्की भी शामिल है। तुर्की हालांकि शेंजन में शामिल नहीं है, इसी तरह अल्बानिया है, इसी तरह बोस्ना है, हर्सक है, और मतलब और भी काफ़ी कंट्रीज़ हैं, बुल्गारिया है, जो शेंजन के अंदर शामिल नहीं है लेकिन यूरोप के अंदर शामिल है। तो ये सारे कंट्रीज़ जो हैं ये इस एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर शामिल है। मतलब आप यहाँ से इन कंट्रीज़ के अंदर जा सकते हैं, जर्मनी में, फ़्रांस में, स्पेन में, नॉर्वे में, इटली में। पहले यूके भी था, लेकिन अब यूके क्योंकि निकल गया तो इस वजह से बाज़ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एक्सेप्ट नहीं करती हैं यूके की। लेकिन ओवरऑल ये एक मैप मैंने आपको दिया है जिसके अंदर आप कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, जिस यूनिवर्सिटी के साथ आपकी यूनिवर्सिटी का कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है, आप उसमें जा सकते हैं। ठीक है, ये एक मुख्तसर सा इसका तारुफ है। तो हमें भाई ये बताएं कि ये जो एरस्मस प्रोग्राम है इसका क्या क्राइटेरिया है नॉर्मली, जो नए आने वाले हैं उनको, ताकि हेल्पफुल हो सके कि वो क्या चीज़ें अपने जहन में रखें। जैसे आपने बोला कि आपका भी 1 साल ज़ाया हो गया, मार्क्स सप्ली वगैरह आ गई मार्क्स की वजह से, तो वो थोड़ा एक एक्सप्लेन करें। अच्छा, इसके अंदर यह है कि इसका क्राइटेरिया जो है वो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कोई ज़्यादा इसमें ना वो नहीं है कि आपको समझ ना आए या आप जो हैं वो इस पर पूरा ना आ सके, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जस्ट सिंपल सी बात यह है कि आप जब आएँ, अगर आप किसी भी इंग्लिश यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं तो ये तो ज़्यादा बेस्ट है। आप आएँ, फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो आपका अच्छे से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप कम से कम 3 GPA ले लें। ठीक है, और फर्स्ट सेमेस्टर में लेना मुश्किल भी नहीं होता, इजी होता है। टीचर आपको ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं देते, टीचर को पता होता है कि नए स्टूडेंट हैं, वो ज़रा आपको ना इजी रिलैक्स रखते हैं। तो 3 GPA ले लें और 3 GPA की बेस पे फ़ौरन जो है वो आपने इरस्मस की जो अप्लाई करने वाली डेट्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। ठीक है, वो आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उसकी वेबसाइट के ऊपर इरस्मस अलहदा से एक जो है ना वो वेबसाइट मौजूद होगी, वहाँ पे जाके उसे फॉलो करते रहें। वैसे जनरली मैं आपको बता देता हूँ, ये तकरीबन फरवरी में ओपन होता है
और फरवरी से मार्च के ये 2 मंथ जो है ना ये इनके अप्लाई करने की डेट्स होती हैं। लेकिन आप जो है ना वो जनवरी से इसको फॉलो करना शुरू कर दें। हर यूनिवर्सिटी का एक अलहदा जो है ना वो सीन होता है। तो ओवरऑल इसका ये है क्राइटेरिया जो आपने पूछा है, क्राइटेरिया मैं ज़रा ऐड कर दूँ इसमें। 3 से ज़्यादा जो है वो आपका GPA होना चाहिए। उसके अलावा उसके बाद जब आप अप्लाई कर सकते हैं उसमें, मतलब 3 मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 3 वाले लोग सेलेक्ट हो जाते हैं। इससे कम वाले जो लोग होते हैं अप्लाई कर सकते हैं लेकिन सेलेक्ट ज़रा कम ही होते हैं, चांस पे ही होते हैं। हाँ, ट्राई कर सकते हैं। हाँ सेमेस्टर में ट्राई कर लें। हाँ, तो ये मतलब इसका मिनिमम क्राइटेरिया। दूसरी बात ये कि उसके बाद वो इंग्लिश टेस्ट लेते हैं। हमारे लोगों की इंग्लिश ओवरऑल अच्छी है, पाकिस्तानीज़ की, मतलब जो यहाँ पे इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेगा उनकी अच्छी है, इतनी माड़ी नहीं होती, वो क्लियर कर लेते हैं आसानी से। तुर्कों के ऊपर उनको ये एज है, ठीक है, ये एक एडवांटेज है उनके लिए, तो वो इजीली उसे कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो है वो यूनिवर्सिटी आपको सारा प्रोसीजर बताती रहती है, आपने कैसे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, कैसे मतलब आपने सब्जेक्ट वगैरह सेलेक्ट करने हैं, कैसे आपको नेक्स्ट यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर आना है, वो सारा आपको यूनिवर्सिटी गाइड करती रहती है टाइम के साथ। आपका मेन काम यही है GPA को मेंटेन करना और डेट्स को फॉलो करना और उसके बाद एग्ज़ाम में एंट्री देना, ठीक है, ये मेन चीज़ है। तो एक और चीज़ बताएं एरेस्मस के हवाले से हमें कि जो कोई स्टूडेंट आता है, मतलब ज़ाहिर बात है लोगों को पता ही है एरेस्मस क्या है, कि किस यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उनको पता है कि हमारा ये एरेस्मस का प्रोग्राम है। तो इसमें कोई है कि वो अपनी मतलब पूरे 4 साल की स्टडी पूरी करे, या 2 सेमेस्टर के बाद ट्राई कर सकता है, या पहले सेमेस्टर के बाद भी ट्राई कर सकता है? इसमें कोई यूनिवर्सिटी की तरफ कोई रोकथाम है, या जब दिल करे वो यूज़ कर सकता है एरेस्मस को अपने? अच्छा, इसके अंदर यह है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर ये लैंग्वेज का नहीं है, ये मैंने पहले भी बताया कि वो एजुकेशन के अंदर वो कंसीडर नहीं है एजुकेशन के अंदर, ठीक है। सेमेस्टर के बाद का एक साल। हाँ, जब आपकी यूनिवर्सिटी प्रॉपर शुरू हो जाती है, एजुकेशन आपकी शुरू होती है, डिग्री स्टार्ट होती है, उसके बाद आप फर्स्ट सेमेस्टर के बाद फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं अप्लाई कर सके तो सेकंड सेमेस्टर के बाद बहुत थोड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेकंड के बाद भी अपॉर्चुनिटी देती हैं, लेकिन सेकंड के बाद नहीं है, फिर आप थर्ड के बाद अप्लाई करते हैं, मतलब 1 ईयर के बाद आप दोबारा जो है वो उसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका फर्स्ट चांस निकल गया है तो उसके बाद आपने 1 साल वेट करना है, ठीक है, वही मेरे वाला सीन है, ठीक है। तो अगर दूसरा साल भी निकल गया किसी वजह से, फिर आपने तीसरे साल के लिए वेट करना है, ठीक है। तो अब मेरे साथ ऐसा ही हुआ, मैंने फर्स्ट ईयर में ये किया, मैं पाकिस्तान चला गया, वो मैं एलिजिबल नहीं हो सका, चला गया। सेकंड ईयर में मैंने दोबारा अप्लाई किया, मैं उसके लिए एलिजिबल था, मेरा एडमिशन हो गया, मेरी यूनिवर्सिटी से लेटर आ गया, सब कुछ। अब मैं वीज़ा अप्लाई करने जा रहा हूँ, ऊपर से कोरोना नाज़िल हो गया, ठीक है। दूसरे ईयर में, सेकंड ईयर में ये हुआ है, ठीक है, कि मेरा सब कुछ क्लियर है, अब जस्ट मैंने वीज़ा अप्लाई करना था और जाना था उसमें, तो हुआ ये कि ऊपर से कोरोना नाज़िल हुआ। कोरोना जब जो ही आया तो उसके बाद जो है वो काम ख़राब हो गया, आपको पता, तो उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो ज़रा वीडियो स्टॉप करते हैं क्योंकि भाई आ गए, इनको ज़रा हम। अच्छा, दूसरे साल में मेरे साथ ये मतलब हुआ कि कोरोना आ गया, तो जिसकी वजह से मैं नहीं जा सका। अब तीसरे साल में फिर मैंने दोबारा अप्लाई किया, ठीक है। अभी तक कोरोना जो है वो अभी तक मौजूद था, ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश जारी रखी, मैंने कहा यार कर दो, अप्लाई कर दो, देखेंगे। इमरान खान का भी बयान है, क्या आपने घबराना नहीं, इमरान खान का मैं बिल्कुल भी वो नहीं हूँ, उससे मोटिवेट नहीं हूँ, उसको आप बिल्कुल साइड पे रख दो, मेहरबानी कर। बंदे की अपनी हिम्मत नहीं आ रही। हाँ, अपनी हिम्मत अब नहीं आ रही, लेकिन इमरान खान वाली हिम्मत नहीं है ये। ठीक है। तो उसके बाद हुआ कि आज जनाब के तीसरे में अप्लाई किया दोबारा से, थर्ड ईयर में, तो वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, और उसके बाद फिर वीज़ा वगैरह मैंने अप्लाई किया, तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा भी आ गया। तो अभी जो है वो मैं जा रहा हूँ, मेरी कल की फ़्लाइट है, तो इंशाल्लाह जो है ना वो अब देखते हैं कि आगे क्या चलता है उधर जाकर। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? चले, हमारी सबकी दुआ है कि अल्लाह आपको उधर भी कामयाबियाँ दे। बाकी यही क्वेश्चन है मेरे जहन में कि आपने वीज़ा मतलब अपॉइंटमेंट वगैरह ली, वीज़ा के हवाले से थोड़ा कोई प्रोसेस बताएं कि अगर आपने अपॉइंटमेंट ली वो कैसे ली वीज़ा के लिए। इसके अलावा क्या आपसे क्वेश्चन हुए, इंटरव्यू हुआ वीज़े के लिए यूरोप के एरेस्मस के लिए, क्योंकि आप ज़ाहिर है इधर पे गैर मुल्की हो इनके लिए भी, तो उस हवाले से अगर कोई बताएं। अच्छा, उस हवाले से मैं 2-4 चीज़ें करूँगा, ज़रा आप भी इसको बर्दाश्त करें क्योंकि मैंने थोड़ी लंबी बात करूँगा, ठीक है। लेकिन ये मैं इसलिए जस्ट बता रहा हूँ कि जो बंदा भी ये वीडियो देखेगा ना, उसे पूरी बात का ना एंड तक पता चल जाएगा, ठीक है, कि होता कैसे है और किस तरह जाके जो है ना वो आपको आपकी फ़ाइल को वो देखते हैं और किस तरह वो उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए मैं ज़रा डिटेल में बताऊँगा। उसके अंदर बात यह है कि ये अगर आप एरेस्मस पे अप्लाई जब कर रहे हैं ना, तो आपका केस बिल्कुल बाकी सब केसेस से अलग है,
ठीक है, एक बिल्कुल डिफरेंट केस है आपका, ठीक है। जो बंदा टूरिज़्म के लिए अप्लाई कर रहा है उसका तो बिल्कुल ही अलग केस है, ठीक है। जो बंदा एज वर्क के लिए अप्लाई कर रहा है उसका और है, ठीक है। तो इरस्मस के लिए ये है। अच्छा, जो बंदा स्टूडेंट के लिए भी अप्लाई करता है ना, वैसे स्टडी वीज़ा अप्लाई करता है, उससे भी ये सोच रहा था बाद में सवाल करूंगा, इसका अलग से जवाब देना। अच्छा, दे रहे हो वो वाला जवाब। सही है। अच्छा, इरस्मस का बिल्कुल अलहदा से एक केस है। तो इसमें यह है कि वो आपकी फ़ाइल को देखते हैं कि ये बंदा यहाँ पे 2 साल से 3 साल से या 1 साल से पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसने अगर बाहर जाना है तो इसने 1 सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर के लिए जाना है, उसके बाद इसने वापस आ जाना है। तो वापस आने के बाद यहाँ पे मेरी यूनिवर्सिटी है, मेरा आना ज़रूरी है वापस, क्योंकि मेरी डिग्री इनके पास है, मेरा सब कुछ इनके पास है, तो मैंने यहाँ पे आना ही आना है, ठीक है। लिहाजा इनकी इस केस में वो आपके फ़ाइल को जल्द से जल्द जो है ना वो आपको पॉजिटिवली वापस देते हैं। तो इसलिए ये जो है वो सबसे एक ईजी वे है। तो ये बताओ कि चलो ये तो इरस्मस एक ख़ास प्रोग्राम हो गया, कुछ लोग कहते हैं कि हम इधर स्टडी कर रहे हैं लेकिन एज ए स्टूडेंट हम टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो उस पर क्या चांसेस आप देखते हो, क्या उसको मुश्किलात आ सकती हैं? यार, जैसे मैंने आपको बताया ना अभी कि ये इरस्मस वाली बिल्कुल एक अलग केस है। हाँ, टूरिज़्म का एक टोटली एक अलहदा है। एलिजिबल हो गए तो आपका 100% रिजल्ट है। जी, जो जो विजिटर के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, जो विजिटर यहाँ पे आते हैं ना अप्लाई करने के लिए, उनका ये है कि उनको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि जो फ़ाइल प्रिपरेशन है ना वो उनके लिए एक दिन ज़रा पूरा एक हेडक है, ठीक है। ठीक ठाक सर दर्द है उनके लिए। वो आएंगे, बैंक स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है, अपना कोई ना कोई यहाँ पे शो करेंगे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं, वो नहीं, जो स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, अगर जी। मतलब कोई स्टूडेंट स्टडी कर रहा है, जी जी वो कहता है कि मैं वैसे ही अब सेमेस्टर फ्री है मेरा, मैं पढ़ नहीं रहा कोई भी, मतलब ये 1-2 महीने फ्री हूँ, छुट्टियाँ हैं, तो मैं उसके बिहाफ पे एज ए स्टूडेंट के बिहाफ पे मैं विजिट करना चाहता हूँ किसी कंट्री यूरोप को, तो उसका थोड़ा कोई गाइडनेस अगर। अच्छा, उसके हवाले से ये है कि फिर आपको अपने जो बैंक बैलेंस है ना वो आपको अच्छा भला शो करना पड़ेगा, ठीक है। कि आप जो हैं वो स्ट्रांग है, आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं कि आप कोई भी और कंट्री जो है ना वो टूर करना चाहते हैं तो आपके पास पैसे मौजूद हैं। क्योंकि हमारे इरस्मस केस में तो ये होता है कि जो यूनिवर्सिटी है हमारी वो आपको फ़ंड कर रही होती है, वो अगर ना भी करे ना तो वो आपको लेटर दे देती है कि हम आपको फ़ंड कर रहे हैं, तो एम्बेसी से वो रिक्वेस्ट कर देते हैं कि प्लीज़ इनको वीज़ा कर दें, ठीक है। बेशक वो ना भी फ़ंड कर रहे हों तो वो आपको लेटर दे देते हैं, लिहाजा आपको बैंक स्टेटमेंट के पंगे में नहीं पड़ना पड़ता। लेकिन ज़ाहिरी बात है किसी भी दूसरे कंट्री में बैंक स्टेटमेंट बनाना एक बड़ा इशू है। पाकिस्तान में आप ले दे के करवा सकते हैं ये काम, लेकिन यहाँ पे बहुत मुश्किल काम हो जाता है, ठीक है। तो लेकिन बैंक स्टेटमेंट अगर आप बनवा सकते हैं, अच्छी बनवा ली आपने, तो स्टूडेंट आप यहाँ पे उसका एक अच्छा आपके पास एज है कि आपको वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। उसमें यूनिवर्सिटी सपोर्ट करेगी या नहीं? इस सूरत में यूनिवर्सिटी आपको मैक्सिमम ये दे देगी कि अगर आप समर में कर रहे हैं तो कि बच्चे को 3 माह की छुट्टियां हैं, बच्चा जो है वो हमारी तरफ से टूर कर सकता है, 1 माह का, 2 माह का, 3 माह का, ठीक है। लेकिन अलहदा से अगर आप सेमेस्टर के दौरान अप्लाई करते हैं तो फिर यूनिवर्सिटी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है। फिर यूनिवर्सिटी बिल्कुल इससे जो है ना वो कहेगी कि भाई आप खुद कर रहे हैं तो आप खुद करें, हम इसमें आपको कोई लेटर देने वाले नहीं हैं। चलिए, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। इसमें यही है कि स्टूडेंट खुद अपना ड्यूरेशन देखे कि कब छुट्टियां आ रही हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग करे। तो उम्मीद है जो लोग ये पूछते हैं, खासकर स्टूडेंट्स के जो मतलब इरस्मस पे नहीं जा रहे, मतलब विजिट वीज़ा यहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं एज ए स्टूडेंट, उनको ये चीज़ें खुद समझनी चाहिए कि हम यहाँ पे भी स्टडी में फ्री हो रहे हैं या नहीं, मतलब समर की छुट्टियाँ या जो भी हैं, मतलब कोई आपका जो है ना सेमेस्टर नहीं चल रहा होना चाहिए, ये कहना चाह रहे हो ना सीधे। कोई इरस्मस आया, कोई भी आपका इरस्मस क्या है बार बार निकली जा रहा है, कोई आपका सेमेस्टर स्टडी करा का नहीं चल रहा होना चाहिए, बिल्कुल आप फ्री होने चाहिए, चाहे वो 1 महीने के लिए हो, जितना भी टाइम है उसके लिए आप घूमने जा सकते हैं। मतलब इसके अलावा ये बताएं कि जब आपने अपॉइंटमेंट ले ली इधर पे VFS के ज़रिए ली या किसके ज़रिए ली, पहले तो मुझे ये बताएं ज़रा। अच्छा, जो अपॉइंटमेंट का सीन है वो ये है कि जहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी है या जहाँ पे आप रह रहे हैं, विजिटर के लिए ये होगा कि वो जहाँ पे रह रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए ये होगा कि वो जहाँ पे उसकी यूनिवर्सिटी है। अब मेरी यूनिवर्सिटी दुस्जे में थी, तो दुस्जे जो है वो इस्तांबुल और अंकारा के सेंटर में है, ठीक है। तो मुझे उन्होंने 2 जो है ना वो दी थे, ऑप्शन दिए थे कि आप इस्तांबुल में भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, अंकारा में भी ले सकते हैं, ठीक है। VFS ग्लोबल का इस्तांबुल में भी ऑफिस है, अंकारा में भी है, ठीक है, और भी डिफरेंट काफ़ी सिटीज़ के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो मैंने इस्तांबुल को सिलेक्ट किया क्योंकि मैं इस्तांबुल में ज़्यादा आता जाता था, तो मैंने कहा मैं जहाँ से करता हूँ। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ली थी, ठीक है, और ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के बाद जिस दिन मैंने ली है उससे 2 दिन बाद की मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई थी,
ठीक है। तो मैंने सीधा यहाँ पे आया, आके जो भी उनके डॉक्यूमेंट थे वो सारे VFS ग्लोबल की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं। आप जिस कंट्री के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट की डिटेल मौजूद है। आप सारे डॉक्यूमेंट वहाँ से देख लें कि ये चाहिए। इसमें मुझे ना इंश्योरेंस में थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, क्योंकि वो काफ़ी कैटेगरीज़ की होती हैं इंश्योरेंस, और वो आपको पता नहीं चलता कि आपने कौन सी करवानी है, ठीक है। तो वो फिर मैंने बार बार जो है ना वो VFS ग्लोबल से कांटेक्ट करके उनको कॉल करके उनसे कंफर्म की, सारी शराइत पूरी की, और उसके बाद जो इरस्मस वाले स्टूडेंट के लिए एक अलग से इन्होंने बनाई हुई थी इंश्योरेंस, फिर उस इंश्योरेंस को जो है वो मैंने बाई किया। तो उसके बाद जो है वो मैंने फ़ाइल जाके सबमिट करवाई। चलिए, ये आपने बहुत अच्छा बात बताई है, नॉलेज में इजाफा कर दिया कि जो इरस्मस के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको इंश्योरेंस एक ख़ास किस्म की चाहिए। और मज़े की बात यह है कि VFS आपको पूरा सपोर्ट कर रही है। तो इसके बाद जब आपने फ़ाइल जमा कर दी VFS में, उसके बाद कोई इंटरव्यू के लिए कॉल आई, कोई सवाल जो आपके लिए कुछ ऐसा? एक्चुअली जब मैंने ये की थी, अच्छा इसके अंदर ना मैं एक और बात पहले ऐड कर लूँ कि डॉक्यूमेंट बाकी तो ठीक है, सारी फ़ाइल उसके अंदर मौजूद है। एक चीज़ जो हम फॉरनर्स के लिए है वो यहाँ के आपकी किमलिक है, ठीक है। ये किमलिक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपकी किमलिक का वैलिड होना आपके वापस आने के बाद कम से कम, हाँ, कम से कम आपके वापस आने की डेट से 3-4 माह बाद तक उसका वैलिड होना ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरी ये शर्त पूरी नहीं थी हो रही, ठीक है। हाँ, ये भी एक प्रॉब्लम था जिसकी वजह से मैंने बहुत लेट वीज़ा अप्लाई किया, ठीक है। वरना यही वीज़ा मैं आज से 2 महीने पहले अप्लाई करना चाह रहा था, लेकिन नहीं कर सकता था क्योंकि मेरी किमलिक जो है वो एक्सपायर होने जा रही थी। फिर मैंने ये किया कि अभी 2 माह पहले जाके किमलिक बनवाई, उस किमलिक को उतना ज़्यादा 3-4 माह ज़्यादा एक्सटेंड करवाया, और उसके बाद जो है वो मैं आके वीज़ा अप्लाई किया। अब जब मैंने फ़ाइल वगैरह आके सबमिट करवाई तो उधर वो फिंगरप्रिंट वगैरह लेते हैं सारा कुछ, ठीक है। वो फिंगरप्रिंट वगैरह लेके उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है अब आपका हो चुका है और आप जाएँ। मैंने उससे टाइम लिमिट पूछी कि कितनी टाइम लिमिट, उन्होंने कहा कि 14 डेज़ के अंदर आपको हम बता देंगे, ठीक है, या आपका पासपोर्ट आ जाएगा या हम आपको बताएंगे कुछ ना कुछ। और इनका एक और सिस्टम है VFS ग्लोबल का कि ऑनलाइन वो आपको एक कोड दे देते हैं, वो ऑनलाइन आप वहाँ से फॉलो करते हैं उसको। अच्छा, मैं आप फॉलो करने लग गया। मतलब ज़ाहिरी बात है, जो बंदा इतनी देर बाद करता है ना वो तो हर रोज़ चेक करता है उसको, ठीक है, कि कोई रिज़ल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि क्या सीन है। अब मैं हर रोज़ चेक कर करके ईमेल देख के उधर देख के कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिप्लाई नहीं। 14 के 16 गुजर गए, 16 के 18 गुजर गए, 18 के 22 दिन गुजर गए, कोई रिप्लाई नहीं। मैंने इनको कॉलें शुरू कर दी VFS ग्लोबल वालों को, रोज़ाना का। ये बड़े तंग आ गए, इन्होंने मेरी ईमेल का जवाब देना बंद कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जब एम्बेसी से आपका रिप्लाई आएगा तो हम आपको बताएंगे, अब हमें आप मज़ीद तंग ना करें, ठीक है। फिर मैंने एम्बेसी कॉल शुरू कर दी। एम्बेसी में डायरेक्ट मैंने 1-2 कॉलें की। तो एम्बेसी वालों ने कहा कि आपकी जो है ना वो अंडर प्रोसेस है एप्लीकेशन, तो हम आपको बताएंगे। अच्छा, इसके दौरान जब 20 दिन गुजरे ना, तो उस टाइम मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने कांटेक्ट किया, जहाँ पे मैंने जाना है ना लिथुआनिया में, वहाँ पे जो मेरी यूनिवर्सिटी है उसने मेरे साथ कांटेक्ट किया। उसने मुझे कहा कि जो आपने लेटर दिया था, मेडिएशन लेटर एक होता है, ये रिक्वायरमेंट होती है, मेडिएशन लेटर एक कोड होता है ना असल में ऑनलाइन, जो मुझे यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया था और मैंने एम्बेसी को प्रोवाइड किया था। वो कोड आपका एक्सपायर हो चुका है। एम्बेसी ने यूनिवर्सिटी को ईमेल की कि आपके स्टूडेंट का कोड एक्सपायर है, बताएं हमने क्या करना है। तो यूनिवर्सिटी ने मुझे मेल की कि आपने क्यों इतनी देर से वीज़ा अप्लाई किया, क्या वजह थी, कि हमने तो आपको 2 माह पहले से जो है वो मेडिएशन लेटर इशू किया है, तो आप क्यों देर की। तो मैंने उन्हें फिर ये सारा इशू बताया कि मेरा यहाँ का जो किमलिक कार्ड है वो एक्सपायर होने जा रहा था, फिर मैंने उसको रीन्यू किया। तो वो ये सारी कहानी उन्होंने मेरी सुनी, उसको समझा, और उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम आपको नया जो है वो मेडिएशन लेटर जो है ना वो इशू करते हैं। फिर उन्होंने मेरा नया मेडिएशन लेटर जो है वो इशू किया, और वो भी तकरीबन 1 हफ़्ता प्रोसेस था, और वो सबसे मुश्किल प्रोसेस था, ठीक है, क्योंकि किसी टाइम भी उस दौरान मुझे ये शक था कि एम्बेसी रिजेक्ट करके वापस ना भेज दे, ठीक है। अब मेरी यूनिवर्सिटी ने वो मेडिएशन लेटर इशू करके उन्हें भेजा, मुझे भेजा, मैंने फिर जाके एम्बेसी में दिया, और उसके बाद फिर दोबारा वेट शुरू हो गया। उसके बाद फिर दोबारा से तकरीबन मैंने 2 हफ़्ते वेट किया, और डेली मैं कोई ना कोई मेल और मैसेज और वो भेजता रहा हूँ, ठीक है। और एंड पे फिर आके मैं दोबारा मेरी यूनिवर्सिटी ने एम्बेसी को मेल किया कि भाई हमारा स्टूडेंट को दे दें, अगर उसने आना है तो आ जाए, यूनिवर्सिटी स्टार्ट है। फिर उससे 2 दिन बाद जो है वो मेरा आया है।
तो इसके लिए मैंने एक अलग से ना वीडियो भी बनाई है, मतलब अपने पेज के लिए भी, वो मैं बाद में शेयर करूँगा, जिसमें मैंने VFS ग्लोबल की अंदर से भी वीडियो बनाई है, इंटरव्यू की सारी वीडियो बनाई है, और ये सारे प्रोसेस की भी वीडियो बनाई है मैंने साथ साथ। देखने वाले जरूर हाँ, आपको follow जरूर तो ये सारी स्टोरी जो है वो मैं वहाँ पे भी बताऊँगा। ठीक है। अच्छा, ओवरऑल मैंने आइडिया लगाया आपका ये यूरोप का जो ख्वाहिश है, इसमें काफ़ी आपको मतलब दुश्वारी रही है, मुश्किलात काफ़ी रही है, बाद जब किस्मत अगर आपके नसीब में है तो किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। ऐसे नहीं, किस्मत ने साथ बहुत अच्छा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कोरोना आ गया, सबके साथ उसमें किसी की किस्मत वो चली नहीं। मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम तो लगा है इसमें, ये तो नहीं ऐसे है, ही है। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है एंड पे अब लग गया है, सब्र मसला हौसला नहीं। ज़रूरी है इन सब्र चीज़ों में। मतलब ये जो है ना, ये बात बहुत ज़रूरी है सब्र कि हौसला। कोई भी काम है वो आप अपनी कोशिश सारी करें, उसके बाद छोड़ दें अल्लाह पे, ठीक है। अल्लाह जो चाहेगा वो आपको जो है ना वो मिल जो जाएगा, आपके नसीब में है ना वो आपको मिलना ही मिलना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब देखते हैं इंशाल्लाह ताला उधर जाके कैसा जो है वो माहौल होगा, क्या कुछ नया सीखेंगे। तो साथ साथ में मैं अपने जो ग्लोबल थिंकर मेरा चैनल है उसमें मैं हर चीज़ शेयर करता रहूँगा, यूरोप के हवाले से भी सारी मतलब टूरिज़म की, और उसके अलावा वहाँ की हिस्ट्री असल में मेरा जो है ना वो बड़ा फेवरेट एक थिंग है। मेरी तरह मुझे हाँ। देखने का शौक है जैसे। हाँ, तो मैं अपने व्यूअर्स के साथ ज़्यादा हिस्ट्री, नॉलेज और इस तरह की ना प्रोडक्टिविटी वाली चीज़ें जो है वो ज़्यादा शेयर करता हूँ। तो जो मतलब ये ज़्यादा चीज़ें सीखना चाहे, लर्न करना चाहे, वो मेरे साथ लिंक हो सकता है मेरे चैनल पे। तो मैं आप सबको वेलकम कहता हूँ। तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अहमद भाई, मेरा एक लास्ट सवाल है, जैसे कि आपने इधर पे 4 साल स्टडी भी अपनी पूरी कंप्लीट की और एरेस्मस भी आपने हासिल कर लिया, तो अपने पर्सनल तजर्बे के हिसाब से आप किसी देखने वाले को या नए आने वाले स्टूडेंट को कोई मशवरा देना चाहोगे जो उसके लिए कामयाब हो सके या उसके लिए बेहतर साबित हो सके, अपना कोई मशवरा ज़ाती कोई भी? जी ज़रूर। अच्छा, नए आने वाले सारे स्टूडेंट को ना मैं एक दो चीज़ें जो है ना वो लाजमी तौर पे कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आते ही सबसे ज़्यादा जो है ना वो अपनी लैंग्वेज पे थोड़ा सा दें, फोकस करें। तुर्किश लैंग्वेज को जल्द से जल्द सीख लें, जितनी जल्दी सीख लेंगे ना उतनी जल्दी आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाएगा और आप हर चीज़ को सीखने के लिए ना ओपन हो जाएंगे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके अलावा आप ये कभी ना भूलें कि हम लोग पाकिस्तानी हैं, ठीक है। ये जो कुछ भी हैं तुर्के अपनी जगह पे, मतलब इनसे मोहब्बत करें, इनसे सब कुछ करें, लेकिन आखिर बात यही है कि बेशक हम मुसलमान भाई हैं, लेकिन ये लोग, इनके अंदर तुर्क नेशनलिज़म जो है वो कूट कूट के भरी हुई है। ये बिल्कुल अपने अलावा किसी बंदे को एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी बन के रहें और उसी के ऊपर जो है वो फ़ख्र भी करें। और मुसलमानियत बिल्कुल सबसे पहले है, उसके बाद पाकिस्तानियत है, उसके बाद नेशनलिज़म है या कोई भी चीज़ उसके बाद है। लेकिन जो तुर्कों के इन्होंने तरक्की की है, बेशक ज़रूर की है, इनसे सीखें, बहुत कुछ सीखें। जो कुछ जिन चीज़ों में ये हमसे बेहतर हैं वो सारी चीज़ें हमें इनसे सीखनी चाहिए, लेकिन मरूब नहीं होना चाहिए। ये किसी भी कौम से नहीं होना चाहिए। अगर उस तरह होकर रहेंगे तो फिर हम जी नहीं सकेंगे, फिर हम खुद कुछ क्रिएट नहीं कर सकेंगे, खुद कुछ नहीं बना सकेंगे। ये जो है वो मैं आपको कहूँगा कि इन चीज़ों पे जो है ना वो रखें, कोई समझौता इस चीज़ पे ना करें। तो इंशाल्लाह ताला मेरी दुआएं भी आप सब के साथ हैं कि हार्ड वर्क करें। हम लोग पढ़ने आए हैं अपने मुल्क से बाहर, पढ़ें, लर्न करें, इसको टाइम को जो है ना वो ज़ाया ना करें। अहमद भाई, ये बताएं जो भी मसले मसाइले चलो हो जो आपके नसीब में थे वो हो गए। मेरा सवाल ये है, मेरा मेन सवाल ये है कि एम्बेसी ने क्या आपको इंटरव्यू के लिए कोई कॉल की या इंटरव्यू रखा आपका? क्योंकि मोस्टली जो होता है ना, ये लोग मुझसे बहुत पूछते हैं, चाहे विज़िट वीज़ा हो, चाहे एरेस्मस प्रोग्राम हो, कल्चरल वीज़ा हो, कुछ भी हो, क्योंकि इंटरव्यू लाजमी होता है। फिर भी तो कोई आपके साथ हुआ ऐसा? अच्छा, एम्बेसी ने तकरीबन 20 दिन के बाद जो है ना मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल की थी, ठीक है। मैं इंटरव्यू पे गया था और इंटरव्यू ऑनलाइन होता है, VFS ग्लोबल के ऑफिस में होता है, उनके लैपटॉप पे। वो मैंने सारा रिकॉर्ड भी किया, वो मैं शेयर भी करूँगा अपने व्यूअर्स के साथ। उन्होंने बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे थे कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, आपके वालिदैन क्या करते हैं, आपके बहन भाई क्या करते हैं। असल में वो आपकी फैमिली बैकग्राउंड को जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि ये असल में कौन है, कहाँ से आए हैं और क्या करने जा रहे हैं। तो इस तरह का एक सिंपल सा था, लेकिन वो सारा मैं शेयर करूँगा अपने व्यूअर्स के साथ, ठीक है। बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इन चीज़ों के लिए मैं आपको यही बोलूँगा कि आप लोग जो भी देखने वाले हैं अहमद भाई के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि स्टडी के हवाले से इन्होंने माशाल्लाह इधर अपनी स्टडी भी कंप्लीट किया है। तो आप सब ने इनके लिए दुआएं लाजमी करनी है और आगे जहाँ यूरोप जा रहे हैं उसके लिए भी दुआएं करनी है कि वहाँ भी इनके लिए कोई मुश्किलात का सामना ना, अल्लाह इनकी हर मंजिल आसान फरमाए।
तो बाकी इनके चैनल को मैं ज़रूर कहूँगा बार बार आपको कि लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।